आपका स्वागत है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ चलते हैं पहले समाचार की ओर। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा पाकिस्तान, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भेजा 3 प्रस्ताव। जानेंगे पूरा समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। नाबालिग ने किसी और पर लगाया रेप का झूठा आरोप, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। जाने कैसे, पूरा समाचार जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पीएम के केयर्स फंड के लिए ट्रस्टियों की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। आंध्र प्रदेश डेयरी में अमोनिया गैस लीक होने से 20 कर्मचारी हुए बीमार, अस्पताल में भर्ती। जानेंगे पूरा समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अयोध्या राम मंदिर में नहीं होगा लोहे का इस्तेमाल, जानिए कितने दिन में बनकर होगा तैयार। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। इसी के साथ बढ़ते हैं सबसे पहले समाचार की ओर। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा पाकिस्तान, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भेज दिए 3 प्रस्ताव। कश्मीर पर सऊदी अरब से झटका खाने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अपनी 1 दिवसीय चीनी यात्रा पर हेमान पहुंच गए। कुरैशी ने इसे बेहद महत्वपूर्ण यात्रा करार दिया है, जिसका उद्देश्य आयरन ब्रदर्स के बीच रणनीति भागीदारी को और ज़्यादा मजबूत करना है। इस यात्रा के दौरान कुरैशी चीनी विदेशी मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात करेंगे। हेमान वही जगह है जहां पर चीन ने सबमरीन का विशाल वेश बना रखा है। कुरैशी ने कहा, इस यात्रा का मकसद पाकिस्तान के राजनीति और सैन्य नेतृत्व के लक्षण को दिखाना है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान विदेशी मंत्री सैन्य सहयोग समेत 3 सूत्रीय योजना को लेकर चीन पहुंचे हैं। इससे पहले पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले साल अगस्त महीने में पाकिस्तान की सेना के साथ रक्षा सहयोग और क्षमता निर्माण संबंधी समझौते किया था। पाकिस्तानी सेना पीएलए के साथ अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती देना चाहती है और वह एक संयुक्त सैन्य आयोग बनाना चाहती है। पाकिस्तानी सेना इस प्लान के पीछे उद्देश्य यह है कि दोनों ही सेनाओं के बीच रणनीतिक फैसले लिए जा सके। इससे पीएलए और पाकिस्तानी सेना एक साथ आ जाएंगी। इसके अलावा इमरान खान सरकार चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के दूसरे चरण को और तेज करने के लिए चर्चा करेगी। इस पूरे मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि कुरैशी चाहते हैं कि चीन सिंध पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में आधारभूत ढांचे सुधारने में मदद करे। पीओके और गिलगित दोनों ही पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन भारत इस पर दावा करता है कि चीन करीब $60 अरब का निवेश करके पाकिस्तान से चीन तक सड़क और रेलवे लिंक बना रहा है। इसके जरिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग प्रांत को जोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान की इस चर्चा में भारत का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। दोनों देशों के विदेश मंत्री ऐसे समय पर मिल रहे हैं जब दोनों का ही भारत के साथ संबंध एलओसी और कश्मीर को लेकर अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर पूरा समन्वय इस्लामाबाद के साथ किया जाएगा। इमरान खान सरकार चाहती है कि चीन एक कदम और आगे बढ़ते हुए अगले महीने होने वाले संयुक्त राष्ट्र आम सभा के सत्र में उठाए। अब तक केवल तुर्की और मलेशिया ने ऐसा किया है। नेपाल ने अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए पाकिस्तान चीन के रास्ते नेपाल तक अपना सामान पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चाहता है। नेपाल ने पिछले साल चीन के साथ 20 आधारभूत ढांचे के निर्माण का समझौता किया था। इसके तहत हिमालयी इलाके में हर मौसम में काम करने वाली सड़कें और सुरंगें बनाई जानी हैं। बता दें कि पाकिस्तानी विदेशी मंत्री यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब कुरैशी के कश्मीर पर दिए धमकी के बाद सऊदी अरब से उसके संबंध बहुत खराब हो गए। सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को चीन से उधार लेना पड़ा है। विवादित क्षेत्र में चाहे कब्जा किसी का भी हो, किसी भी देश
को किसी भी तरह का दखल नहीं देना चाहिए। अगर दखल दिया जाता है तो यह उस देश की संप्रभुता का अतिक्रमण होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। नाबालिग ने किसी और पर लगाया रेप का झूठा आरोप, पुलिस ने असली आरोपी को ही पकड़ लिया। जाने कैसे पूरा समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दरअसल पीड़ित किशोरी ने जिस 21 वर्षीय युवक पर रेप करने का आरोप लगाया था वो पुलिस जांच में निर्दोष साबित हुआ है और पुलिस ने असली आरोपी को पकड़ लिया है। जांच और तकनीकी सबूतों के आधार पर आखिरकार लड़की की झूठ पकड़ी गई। पुलिस जांच में यह पता चला कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी और आरोप अपने पारिवारिक रंजिश को ध्यान में रखते हुए और खुद को बचाने के लिए अपने पड़ोसी पर लगाया था। पुलिस ने गुरुवार को जानकारी दी कि इस मामले में बुधवार को असली आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बाद में कोरोना पॉजिटिव निकला। सिटी एसपी नागेंद्र पटेरिया ने कहा, लड़की 4 अगस्त को गायब हो गई थी। घरवालों ने शाहजहानाबाद थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया। 3 दिन बाद यानी 7 अगस्त को लड़की खुद लौट आई। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद पुलिस ने उसका बयान लिया तो उसने पड़ोसी पर रेप और किडनैपिंग का आरोप लगा दिया। उसने आरोप लगाया कि उसे ड्रग दिया गया और उसके पड़ोसी समेत 2 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया, जिन्होंने 2 दिन तक उसके साथ बलात्कार किया और फिर बाद में उसे जाने दिया। उसके बयान के आधार पर उसकी मेडिकल जांच की गई और उसके पड़ोसी से गहन पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारी पटेरिया ने के मुताबिक शाहजहानाबाद पुलिस ने लड़की के बयान में कई विसंगतियां पाई और जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पाया गया कि लड़की ने जिस व्यक्ति पर अपहरण और बलात्कार का आरोप लगाया है वह उस समय अपने कार्यालय में मौजूद था जब लड़की ने घटना की बात बताई थी। जिसे लड़की ने आरोप बताया था उसके पास अपने बयान को सही साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी था। पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने लड़की की काउंसलिंग की और फिर उसका बयान दर्ज किया। जब लड़की ने कहा कि उसने झूठ कहा था क्योंकि वह डरती थी, उसने कहा कि उसके भाई ने कुछ दिन पहले एक अन्य युवक से बात करते हुए उसे देखा था और दोनों को पीटा था। इसलिए जब पुलिस ने उसका अपहरण करने वाले बलात्कार करने वाले आरोपी के नाम के बारे में पूछा तो उसने अपने पड़ोसी का नाम लिया। उसने सोचा कि अगर उसने अपने पड़ोसी का नाम अपने परिवार के सदस्य के सामने लेगी तो उसके परिवार वालों को अपने बयान पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि पड़ोसी और उसके परिवार के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि चूंकि लड़की नाबालिग है इसलिए गिरफ्तार किए गए असली आरोपी युवक पर बलात्कार के आरोप के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने लड़की के पड़ोसी को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वह वास्तव में निर्दोष पाया गया था। पुलिस यह तय करने के लिए मामले को देख रही है कि क्या किसी निर्दोष व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाने के लिए लड़की के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। एक साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पीएम केयर्स फंड के लिए ट्रस्टियों की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने गुरुवार को एक जनहित याचिका में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत पीएम केयर्स फंड के प्रबंधन के लिए विपक्षी दलों के 2 सहित 3 ट्रस्टियों की नियुक्ति की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता वकील अरविंद वाघमारे ने निजी ऑडिटिंग फर्म मेसर्स शार्क एसोसिएट्स को हटाने की मांग की क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन शामिल है। इसके अनुसार 3 ट्रस्टियों की खाली सीटों को भरने से पहले एक लेखा परीक्षण की नियुक्ति अवैध है और इसलिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र अपनी याचिका में संशोधन किया और प्रशांत भूषण द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए CAG ऑडिटिंग और NDRF को फंड ट्रांसफर करने की मांग की। अपनी याचिका में वाघमारे ने सरकार से समय समय पर सरकार की वेबसाइट पर प्राप्त धन और उसी के व्यय की घोषणा करने के लिए एक दिशा निर्देश की मांग की है।
याचिका के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले पीएम केयर्स फंड को कोरोना वायरस की वजह से आपातकाल या संकट से निपटने के मुख्य उद्देश्य के साथ बनाया गया था। देश में लोगों से वित्तीय सहायता लेने के लिए और कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया था। गुरुवार शाम को विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सुनील सुकरे और न्यायमूर्ति अनिल किलर की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया। सुनवाई 1.5 घंटे से अधिक समय तक चली। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो। आंध्र प्रदेश डेयरी में अमोनिया गैस लीक होने से 20 कर्मचारी हुए बीमार, अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश में एक प्राइवेट डेयरी यूनिट में अमोनिया गैस के रिसाव से 20 लोग बीमार हो गए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक निजी कृषि उत्पादन कंपनी की डेयरी में गुरुवार देर रात अमोनिया गैस के रिसाव से कम 20 कर्मचारी बीमार पड़ गए हैं। इन 20 कर्मचारियों में 14 महिलाएं हैं। पुलिस ने बताया कि 3 पीड़ितों को तिरुपति के रुइया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 5 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित सीएमसी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि बाकी मरीजों का इलाज चित्तूर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। चित्तूर के जिला अधिकारी नारायण भारत गुप्ता और पुलिस अधीक्षक सेथिल कुमार ने प्राइवेट डेयरी का दौरा किया और बचाव अभियान का निरीक्षण किया। भारत गुप्ता के अनुसार गैस रिसाव उस वक्त हुआ जब वहां बिल्डिंग का कार्य चल रहा था। बताया जा रहा है कि ये सभी बीमार कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर और ये रात की ड्यूटी करने आए थे। उन्होंने कहा, हमने जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके बाद ही हादसे का सही कारण पता चल पाएगा। संभावित मानवीय लापरवाही की दृष्टि से भी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया ये बीमार पड़े कर्मचारी की हालत स्थिर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर, बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या राम मंदिर में नहीं होगा लोहे का इस्तेमाल, जानिए कितने दिन में बनकर होगा तैयार। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण 36 से 40 माह में पूरा हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि राम मंदिर भारत की प्राचीन निर्माण पद्धति से किया जाएगा, जिसमें लोहे का प्रयोग नहीं होगा। मंदिर की आयु हजारों साल की होगी और इसे भूकंप समेत अन्य प्राकृतिक आपदाओं से कोई नुकसान नहीं होगा। मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे की प्लेटें का इस्तेमाल होगा। हर प्लेट 18 इंच लंबी, 30 मिलीमीटर चौड़ी और 3 मिलीमीटर मोटी होगी। इस तरह की लगभग 10,000 तांबे की प्लेटें मंदिर के निर्माण में लगेंगी। ट्रस्ट ने कहा कि राम भक्तों से ऐसी प्लेटें दान में देने का अनुरोध किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दिल्ली में हुई अनौपचारिक बैठक में मंदिर निर्माण कार्य के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में ट्रस्ट के कुछ सदस्यों के साथ संघ के प्रमुख नेता व एल&टी के अधिकारी भी शामिल थे। सूत्रों के अनुसार बातचीत में बताया गया है कि निर्माण में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और IIT चेन्नई दोनों का सहयोग लिया जा रहा है। 60 मीटर गहराई तक 10-12 स्थानों पर मिट्टी की टेस्टिंग और भूकंपरोधी जांच हुई है। मिट्टी की ताकत का अध्ययन किया जाएगा। इस बीच मंदिर निर्माण समिति की दूसरी बैठक में 70 एकड़ परिसर की मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी गई है। मंदिर परिसर में प्रस्तावित योजनाओं पर काम भविष्य में समाज के सहयोग पर निर्भर करेगा। संग्रहालय पर सहमति। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के प्रस्ताव व मंदिर निर्माण के साथ एक संग्रहालय के निर्माण पर भी सहमति बन गई है। परिसर के मास्टर प्लान की मंजूरी के बाद अब इसे अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जमा कराकर संपूर्ण क्षेत्र का मानचित्र स्वीकृत कराया जाएगा। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।